Hello class, my name is Ankit Kumar. I welcome you all in our YouTube platform channel. जैसा कि आपको पता है कि हम हर दिन जो है आफ्टरनून में क्या कर रहे हैं कि यूपीएससी ईपीएफओ से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करते हैं हर दिन। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सेक्शन के जो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो इन्वायरमेंट इकोलॉजी आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखो ये साइंस से भी रिलेट कर जाता है। और जब आजकल के हर एक एग्जाम में आप देख रहे होगे जो टॉपिक्स साइंस और करंट इन दो चीजों से रिलेट करता है उसका वेटेज आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आपसे ये बोला गया है कि द रामसार कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विथ द कंजर्वेशन ऑफ। अब देखो जो रामसार कन्वेंशन क्या है पहले ये चीज हम समझते हैं। रामसार कन्वेंशन जो है ईरान का एक सिटी है रामसार। यहाँ पे रामसार कन्वेंशन देखने को हमें मिला था 1971 में। और यहाँ पे ये बात क्या करता है, वाटर बॉडीज की बात करता है। ये बात करेगा वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की। किसको? वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करने की। अब वेटलैंड्स क्या होता है? ये जो है ये मार्सी एरियाज होते हैं जहां पे आपको सालों भर या साल के कुछ टाइम तक क्या होगा कि आपको पानी का जमावड़ा देखने को मिलेगा। और वेटलैंड की सबसे खास बात क्या है कि ये जो वाटर साइकिल होता है, जो वाटर टेबल है, स्पेशली ग्राउंड वाटर रिचार्ज में ये काफी हेल्पफुल आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है आपका अशोक देसाई जी। क्या होगा? वेटलैंड। अगर हम रामसार कन्वेंशन की बात करें तो 1971 में ये हमने देखा। और कब फोर्स में आता है? तो 1975 में। 4 साल के बाद ये फोर्स में आएगा। कब? 1975 में। अभी रिसेंटली आपने देखा कि देश के अंदर हमने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया। और इस आजादी का अमृत महोत्सव जब हम सेलिब्रेट कर रहे थे तब हमने क्या किया था कि कुछ एक्स्ट्रा रामसार साइट्स को अडॉप्ट किया था और टोटल नंबर बढ़ के क्या हो गई थी हमारे देश में? बिल्कुल सही कहा आपने। टोटल नंबर क्या कितनी हो गई थी? तो 75 वेटलैंड्स हो गए थे यहाँ पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि इको मार्क इज गिवन बाय द इंडियन प्रोडक्ट्स दैट आर। भारतीय उत्पादों को इको मार्क दिया जाता है। अब किस फील्ड में दिया जाता है? प्योर एंड अनएडल्टरेट, रिच इन प्रोटीन्स, इन्वायरमेंट फ्रेंडली या इकोनॉमिकली वाइबल। किस फील्ड में इको मार्क दिया जाएगा? बताइए जल्दी से। बिल्कुल सही। कहां दिया जाएगा? इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर आपको दिया जाएगा। अगर इस इनिशिएटिव की बात करें ना तो 1991 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना ये इको मार्क दे रही है प्रोडक्ट को। अभी भी हमने देखा था कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन हमारे प्रधानमंत्री लेके आए थे जिसमें हमने ये देखा था कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन करने की बात की गई थी। हालांकि इंडिया के अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक है जिसकी थिकनेस 50 mm से कम है वो बैंड है, लेकिन फिर भी आपको आए दिन हर जगह दिख ही जाता है। लास्ट ईयर ही इंडिया के अंदर उसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। Which one of the following is the best source of generating electricity in India from the viewpoint of sustainable development? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई है। सतत विकास के दृष्टिकोण से भारत में बिजली पैदा करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कोल, मिनरल ऑयल एंड गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड एटॉमिक एनर्जी। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करेंगे ना तो हम यहाँ पे ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करेंगे। और ग्रीन एनर्जी कौन सा होगा? तो देखो कोल जो है, मिनरल ऑयल, ये दोनों तो पहले ही इलिमिनेट हो गए। तो ग्रीन एनर्जी के अंदर आपको हाइड्रो एनर्जी दिखेगा, सोलर एनर्जी दिखेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो ये सबसे ज्यादा सस्टेनेबल क्यों होता है? सबसे ज्यादा देखो कोल जो है, कोल क्या है कि कोल इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। फिलहाल 60% कोल हम यूज करते हैं। कहाँ पे? थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 60% कोल के थ्रू ही इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोल में नहीं दिखेगा ना।
फॉसिल फ्यूल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ दिखता है? इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस आपको देखने को मिलते हैं, तो फिर इन्वायरमेंट को भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है। और जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इससे ग्रीन हाउस गैस रिलीज नहीं होता है। किसी भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में देखो तो आपको बिल्कुल ही ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए केस ऑफ, बताइए, इंटरजेनरेशनल सेंसिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज ऑफ, सतत विकास उपयोग के संबंध में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का मामला क्या है? बताइए जल्दी से क्या है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब बात होती है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें हर चीज को देखना पड़ता है। अभी हमने एसडीजी गोल्स के बारे में देखे थे, टोटल 17 गोल थे यूनाइटेड नेशंस के, जिसके अंदर हमने क्या देखा था? इलिमिनेट हंगर, पॉवर्टी, इक्वालिटी को प्रमोट करना था, ये सारी चीजें हमने वहां पे देखी थी ना। तो बताइए क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेस, मटेरियल रिसोर्सेस, इंडस्ट्रियल रिसोर्सेस और सोशल रिसोर्सेस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर क्या यूज आएगा? बताइए जल्दी से। अशोक देसाई जी, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही, क्या होगा? नेचुरल रिसोर्सेस। सबसे ज्यादा हम इसी को तो इम्पैक्ट कर रहे हैं। और अभी अगर आप देखो कि लद्दाख वाला जो इशू चल रहा है, वो भी इसीलिए चल रहा है कि वहां पे जो आइजनबर्ग से जो वहां पे आप ग्लेशियर्स देख रहे हो वो कंटिन्यू पिघलते जा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है। और एक चीज आप समझो कि जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं जो कि खास करके हिमालयन रिवर के ऊपर हैं, जस्ट लाइक यूपी हो गया, बिहार हो गया, इस इधर के जितने भी स्टेट होते हैं, पंजाब हो गया, एक बार ये ग्लेशियर अगर कंप्लीटली पिघल गया तो आप समझो कि पूरे के पूरे नॉर्थ बिहार में ड्रॉट लाइक सिचुएशन आ जाएगी, पानी मिलेगा ही नहीं पीने के लिए। अभी देख लो महाराष्ट्र, कर्नाटका के बहुत सारे रीजन में, मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है, वहां पीने के लिए पानी नहीं है। चलिए, तो बचाना तो पड़ेगा अगली जनरेशन के लिए आपको नेचुरल रिसोर्सेस को। अगला क्वेश्चन है, देखो, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट। देखो, चिपको मूवमेंट आपको छत्तीसगढ़ वाले रीजन में देखने को मिला था। और यहाँ पे आपने एक नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा? सुंदरलाल बहुगुणा। ये जो थे लीडर थे चिपको मूवमेंट के, ठीक है। तो बताइए चिपको मूवमेंट किस चीज के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ था? बताइए जल्दी से, आंसर कीजिए अशोक जी। 1970s के टाइम पे हमने देखा था कि सुंदरलाल बहुगुणा की लीडरशिप में हमने चिपको मूवमेंट देखा था। तो ये जो था किसके अगेंस्ट था? बिल्कुल सही, क्या था? डिफोरेस्टेशन के अगेंस्ट था। आगे चले। एज एन इकोसिस्टम, वेटलैंड आर यूजफुल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसके अंदर वेटलैंड का काम क्या होता है, किसके लिए यूजफुल होता है? फॉर न्यूट्रिएंट रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, फॉर रिलीजिंग हैवी मेटल्स थ्रू एब्जॉर्प्शन बाय प्लांट, इन रिड्यूसिंग सिल्टेशन ऑफ रिवर्स बाय रिटेनिंग सेडिमेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए। वेटलैंड क्या क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए। देखो, वेटलैंड के बारे में एक चीज बताया जाता है कि जो हमारा वाटर टेबल है ना, वाटर टेबल को इंप्रूव करने का काम करता है। जैसे हमारे बॉडी में किडनी का क्या काम होता है? किडनी का काम होता है मेटल्स को, नहीं वही मैं बता रहा हूं, किडनी का क्या काम होता है आपके शरीर में? किडनी का यही तो काम होता है कि जो हैवी मेटल्स होते हैं उसको फिल्टर करना। तो वेटलैंड को इकोसिस्टम का किडनी बोला जाता है। ये भी सही है, ये भी सही है, आपके सारे के सारे ऑप्शंस सही हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वेटलैंड के लिए देखो, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा, वेटलैंड को एक उपाधि दी गई है, उसको किडनी बोला जाता है, इकोसिस्टम का, पारिस्थितिकी तंत्र का किडनी बोला जाता है। तो बिल्कुल ये फिल्टरेशन का काम करेगा। और ये सवाल लास्ट ईयर यूपीएससी ने पूछा था। तो राइट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, ओके।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? साइकिलिंग मतलब जो प्रोसेस होता है ना, चाहे वो वाटर साइकिल देखते हो, कार्बन साइकिल देखते हो, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? केमिकल साइकिल, बायो जियोकेमिकल साइकिल, जियोलॉजिकल साइकिल और जियोकेमिकल साइकिल, क्या कहा जाएगा इसको? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। देखो बात कहाँ की गई? इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम क्या होता है? ये दो कंपोनेंट से मिलके बनाता हो। कौन कौन सा? पहला होता है आपका बायोटिक प्लस ए बायोटिक। अब बायोटिक कौन हो गया? लिविंग। ए बायोटिक कौन हो गया? नॉन लिविंग। तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का कहां पे कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है? बिल्कुल सही आपने बोला, क्या हो जाएगा? बायो इकोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटी इज नोन एज। क्या होता है? इकोटाइप, इकेड, इकोस्फेयर या इकोटोन? बताइए, ट्रांजिशनल जोन जो होता है दो डिस्टिंक्ट कम्युनिटी के बीच, उसको क्या कहा जाता है? आंसर कीजिए। इसको कहा जाएगा इकोटोन। आपने दो वर्ड सुना होगा, एक इकोटोन सुना होगा, एक निच सुना होगा। इकोटोन के अंदर निच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इकोटोन जो होता है ये एक बाउंड्री क्रिएट करता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर आप बोलो कि ए और बी दो स्पीसीज हैं, तो ये जो बॉर्डरिंग एरिया होगा इसको इकोटोन कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? आपसे पूछा जा रहा है कौन सा सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम आपको यहाँ को क्या देखने को मिलेगा? डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन या फॉरेस्ट? सबसे मोस्ट स्टेबल क्या होगा इकोसिस्टम? बिल्कुल सही, सबसे भास्ट और सबसे टाइनी प्लस सबसे मोस्ट स्टेबल जो होता है वो ओशियन होता है। अब मैंने भास्ट क्यों बोला? तो आप देखो पैसिफिक ओशियन सबसे भास्ट है। और टाइनी क्यों मैंने बोला? तो आप देखो हम छोटा सा एक्वेरियम अपने घर के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो होता है ना वो लार्ज लाइक ओशियन हो सकता है, स्मॉल टाइनी लाइक आपके एक्वेरियम की तरह छोटा भी हो सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। आपसे पूछा जा रहा है द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ चेंज इन द वेजिटेशन ऑफ एन एरिया ओवर टाइम इज डिस्क्राइब्ड एज। आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्रमबद्ध परिवर्तन होता है, आप देखते हो ना कि ट्रॉपिकल से हम लोग फिर नीचे जाते रहते हैं, तो ये क्या होगा? जल्दी से बताइए, क्या होगा? बताइए जल्दी से। इसको क्या कहते हैं? सक्सेशन कहा जाता है। नाम सुना होगा ना, प्राइमरी सक्सेशन, सेकेंडरी सक्सेशन। इसमें क्या होता है कि एनर्जी का ट्रांसफर आपको वन ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक के अंदर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए इसको देखिए। द मिनिमम एरिया ऑफ द लैंड रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली सस्टेन द लाइफ ऑफ वन पर्सन इज कॉल्ड हिज। आपसे बेसिकली ये पूछ रहा है कि कम से कम एरिया चाहिए जहां पे कोई स्पीसीज सस्टेन कर सके, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोटा, बायोम, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट और निच, क्या बोलेंगे हम इसको? आंसर कीजिए जल्दी से, क्या बोलेंगे हम इसको? क्या होगा? देखो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट होगा। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या होता है कि वो छोटा से छोटा एरिया जहां पे कोई स्पीसीज सस्टेन कर रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। ठीक है, जहां पे आपको इकोटोन देखने को मिलता है वहीं पे आपको निच का भी कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। बायोस्फीयर रिजर्वाज एरियाज टू प्रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित करने योग्य क्षेत्र है। अब कौन सा वो एरिया हो सकता है? ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एटमॉस्फेरिक बैलेंस और जेनेटिक डाइवर्सिटी।
बायोस्फीयर रिजर्व जो एरिया होता है वो किसको प्रिजर्व करने के लिए होता है, बताइए जल्दी से। देखो बायोस्फीयर आपको कहीं भी दिख सकता है, जंगल के अंदर भी दिख सकता है, ग्रासलैंड के अंदर भी दिख सकता है। बायोस्फीयर रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? किसी ना किसी जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। स्पीसीज को ही तो प्रोटेक्ट करेंगे ना बायोस्फीयर रिजर्व में। रिजर्व का भी 3 पार्ट होता है, अगर अंदर जाओगे तो कोर जोन हो गया, उसके बाद बफर जोन देखने को मिलेगा, ठीक है, और बाहर का तो टेरेस्ट्रियल जोन में आप हर एक्टिविटी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, सोलर रेडिएशन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द, आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोलर रेडिएशन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, क्या होगा बताइए। कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल या नाइट्रोजन साइकिल। धरती के ऊपर जो सोलर रेडिएशन है इसका मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है? देखो एक चीज तो आपने देखा होगा कि जो इंसोलेशन है, जो आने वाली सूर्य से जो आने वाली किरणें हैं, अगर यहाँ पे सन है तो इसमें क्या होता है, इसमें हीट ट्रैप्ड होता है। ये क्या करेगा, जो सरफेस पे वाटर है, जो वाटर बॉडी है, इसको क्या करेगा, इवोपोरेट करेगा। अब ये इवोपोरेट जब होगा तो ये ऊपर जाके क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगे, करेंगे ना क्लाउड का फॉर्मेशन। तो क्या आपको देखने को मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? सबसे इंपॉर्टेंट आंसर क्या होगा इसमें से? वाटर साइकिल, बिल्कुल सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट इज, ग्रीन डेवलपमेंट जो बुक है इसके लेखक कौन है, बताइए कौन है? राइट आंसर होगा विलियम एम एडम्स। इन्होंने इस बुक को लिखा है, द ऑथर ऑफ ग्रीन डेवलपमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं। Among the biotic component of the ecosystem, the producer system is, आपसे प्रोड्यूसर सिस्टम की बात पूछ रहा है तो प्रोड्यूसर इसमें से कौन सा होगा? देखो 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो इसमें से आपको प्रोड्यूसर कौन दिख रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? तो वो कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स होंगे जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब देखो ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा? तो वो काव खाएगा। काव को कौन खाएगा? तो ये टाइगर खाएगा। तो इसी तरह जो आप देखते हो कि यहाँ पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे में, ठीक है। आगे चले, इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स भी बोला जाता है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीच वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, पारिस्थितिकी क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? सीसी पर्क, एपी ओडम, जे ग्रीनेल या जी हॉटचिन, बताइए। हटचिंसन, बताइए जल्दी से किसके द्वारा की गई थी? बिल्कुल सही, किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ ग्रीनेल के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही आपने बताया। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट डज नॉट इंक्लूड, अब 2 ही टर्म होते हैं इकोसिस्टम के अंदर, एक क्या होगा? बायोटिक होगा, दूसरा ए बायोटिक होगा। बायोटिक का मतलब होता है लिविंग कंपोनेंट, ए बायोटिक इट मींस नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो क्या होगा जल्दी से बताइए। यहां दिया है सॉइल सिस्टम, एनिमल सिस्टम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिस्टम एंड प्लांट सिस्टम। तो ये देखो ये तीनों के तीनों क्या है? ये तीनों के तीनों लिविंग ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे हो। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो कौन होंगे? बायोटिक कंपाउंड होंगे। आपसे डज नॉट पूछ रहा है तो जो आपका मिट्टी होती है, सॉइल सिस्टम हो गया, जो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, सोलर इंसोलेशन, ये सब क्या होता है? ये सब ए बायोटिक कंपोनेंट होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। हायर ऑर्डर बायोटिक लेवल इंक्लूड्स, उच्च क्रम के जैविक स्तर में कौन शामिल है? पॉपुलेशन, सेल, जीनस या टिश्यूज, क्या होगा जल्दी बताइए। हायर ऑर्डर के बारे में आपसे पूछ रहा है।
देखो सबसे नीचे आपको क्या देखने को मिलता है, सबसे पहले जीन्स मिलेंगे, सेल मिलेंगे, टिश्यू मिलेंगे, लेकिन यहाँ जो पॉपुलेशन है ये क्या होता है, ये हाई ऑर्डर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं। Which one of the following is part of geological cycle? कौन सा भूवैज्ञानिक चक्र का हिस्सा है? कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल। क्या होगा जल्दी से बताइए, इसका आंसर कीजिए। क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, क्या होगा, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये आपका राइट आंसर होगा। अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, तो बेसिकली आप इसको कह सकते हो वाटर साइकिल। ठीक है, चलिए, एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय, चार ऑप्शंस दिए गए हैं जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम भी दो तरह का होता है, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है। जो आप एक्वेरियम वगैरह देखते हो वो क्या है, वो आर्टिफिशियल है। जो जू है, जू नेचुरल क्यों है, क्योंकि जू के अंदर आपको नेचुरल हैबिटाट देखने को मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, एक्वेरियम। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, ऑल कंपोनेंट एंड इंडिविजुअल्स इन इकोसिस्टम आर, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी घटक और व्यक्ति क्या होते हैं, बताइए। ऑल कंपोनेंट एंड इंडिविजुअल्स इन एन इकोसिस्टम आर, क्या होगा इसका, इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिपेंडेंट, इंटरडिपेंडेंट और डिस्पेंसेबल। क्या देखने को हमें मिलता है, देखो डिपेंडेंसी तो ऑब्वियसली आपको देखने को मिलता है, हर चीज देखो किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहता है हमारे इकोसिस्टम में, तो क्या होगा, इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हो आप। एसएससी वगैरह में तो बिल्कुल ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में भी देखोगे ना तो इन्वायरमेंट के जो सेक्शन होते हैं ना वो काफी इजी होते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज कर लीजिएगा तो बहुत आसानी से कर लीजिएगा क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इट पासेस ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम या अदर इन एन इकोसिस्टम। क्या कह रहा है कि एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में जा रहा है, तो पता है इसका जो होता है ना ये उल्टा हो जाता है। आपको यहाँ पे दिखेगा ट्रॉपिक का लेवल 1, ऊपर जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना ये एनर्जी करेंसी क्या है, डिक्रीज होती चली जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे प्लांट्स हैं, तो प्लांट के पास क्या है कि फोटोसिंथेसिस से मैक्सिमम एनर्जी लिया। प्लांट को गोट खाएंगे तो गोट के पास उसका अप्रोक्स 10% ही ट्रांसफर होगा। गोट का मीट यहाँ पे कौन खाएगा, टाइगर्स खाएंगे, तो टाइगर्स के अंदर भी सिर्फ क्या होता है 10% ही मूव करता है। एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक पे अप्रोक्स 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाता है। तो क्या हो रहा है, यहाँ तो 100% था, तो राइट आंसर क्या है, ये घटता है, घटता चला जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। What term donates the organism getting their food from others? अब ये देखो दूसरे से फूड प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर, कंप्लीट डिपेंडेंट। तो कौन से होंगे, हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, प्रोड्यूसर्स। देखो ऑटोट्रॉप्स तो होंगे नहीं, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्लांट, प्लांट किसी पे आश्रित नहीं होते। तो बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा, तो हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स जो है ना ये बेसिकली जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं इसके ऊपर ये डिपेंडेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए, द वर्ड इकोलॉजी वाज क्वाइंड इन 1866 बाय, इकोलॉजी वर्ड किसने क्वाइन किया है। लास्ट टाइम बीपीएससी में भी ये सवाल पूछा था कि इकोनॉमी जो वर्ड है उसको किसने क्वाइन किया है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का वर्ड है किसने किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकल। इसी इंसान ने इकोनॉमी का जो वर्ड है इसको क्वाइन किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following energy is most utilized in biomass?
बताइए कौन सा एनर्जी जो है जो कि मोस्ट सबसे ज्यादा आपको बायोमास के अंदर, कौन सी ऊर्जा बायोमास में सबसे अधिक उपयोग की जाती है? बताइए जल्दी से, कौन सा ऊर्जा होगा? एटॉमिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल या टाइडल एनर्जी? कौन सा होगा, इसका आंसर कीजिए। बिल्कुल सही, कौन सा होगा? सोलर एनर्जी। अच्छा, सोलर एनर्जी से बताइए कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली के आसपास ही देखने को मिलता है इंडिया में, तो बताइए कि इसको इस्टेब्लिश कब किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? बताइए, 2017, 18, 19, कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? जल्दी से बताइए। अब देखो, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन देखा था 16, चलिए बढ़िया। द टर्म इकोसिस्टम वाज इनंशिएटेड बाय। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? इससे पहले हमने देखा था कि पहली बार यूज किसने किया है, और इस बार जो होगा ये अलग होगा। बताइए कौन है ये? बताइए कि दोनों सेम होंगे। बिल्कुल सही, कौन होंगे? एजी टेंसले, दोनों सेम होंगे। चलिए, आज आप फंस नहीं रहे हो अशोक जी, लगता है क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसीलिए आप फंस नहीं रहे। When one of the following is not included under the basic component of the environment, आपसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा बेसिक कंपोनेंट नहीं है एनवायरमेंट का? कौन सा नहीं है? बताइए जल्दी से। ए बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक, एनर्जी एंड स्पेशल कंपोनेंट, कौन सा नहीं होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। बिल्कुल सही है, जो स्पेशल कंपोनेंट है ये इसका पार्ट नहीं होगा। बाकी जो बायोटिक है, बायोटिक प्लस एनर्जी कंपोनेंट, ये तीनों ही आपको देखने को मिलता है। और हमारे इन्वायरमेंट की बात करें या इकोसिस्टम की बात करें, तो सबसे बड़ा लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? इनकमिंग सोलर इंसोलेशन। ठीक है, चलिए इस सवाल को देखिए। Which one of the following is not helpful in maintaining ecological stability? आपसे पूछा जा रहा है कि इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऐसा है जो कि हेल्पफुल नहीं है किसमें? इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को प्रमोट करने में। तो बताइए कौन सा होगा इसका राइट आंसर? देखो, पहला क्या है? इकोसिस्टम कॉम्प्लेक्सिटी, सेकेंड है डाइवर्सिटी, थर्ड है यूनिफॉर्मिटी, एंड फोर्थ है होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। क्या होगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कीजिए, क्या होगा? बिल्कुल सही। ये देखो, अगर यूनिफॉर्मिटी हुई तो डाइवर्सिटी खत्म हो गई, वनरेबिलिटी खत्म हो जाएगी वहां पे, तो यही इनकरेक्ट हो जाएगा। डाइवर्स इसीलिए तो होता है क्योंकि अलग अलग ट्रॉपिकल में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, अलग अलग आपको स्पीसीज देखने को मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, थोड़ा सा बड़ा है। अ पेस्टिसाइड व्हिच इज अ chlorinated hydrocarbon is sprayed on a food crop. The food chain is, अब यहां पे एक फूड चेन दिया है, देखो, फूड क्रॉप, उसके बाद रैट, स्नेक एंड हॉक। इन दिस फूड चेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पेस्टिसाइड वुड एक्यूमुलेटेड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग? अब देखो, फूड क्रॉप है, रैट है, स्नेक है, हॉक है। अब इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे ज्यादा जहर किसके अंदर मौजूद मिलेगा आपको? बताइए। देखो, एक नहीं नहीं नहीं, वो एक आपने टर्म पढ़ा होगा, वो टर्म होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो मैग्निफिकेशन एक टर्म आपने सुना होगा।
बायोमैग्निफिकेशन, यहाँ पे एनर्जी लेवल की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे पॉइजन की बात की जा रही है। अगर आपसे ये पूछा जाता कि सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे है, तो आप क्या कहते हैं, फूड क्रॉप के अंदर, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है कि पेस्टिसाइड जो जहर था उसके अंदर, वो सबसे ज्यादा कहाँ है। एक ट्रॉपिकल से दूसरे ट्रॉपिकल में जब जाता है तो भाया बायोमैग्निफिकेशन वो चीजें और जहरीली होती चली जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हॉक। लास्ट में हॉक दिख रहा है ना, तो राइट आंसर आपका हॉक हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, ठीक है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, आपसे करेक्ट पूछ रहा है। पहला क्या है, इन इकोलॉजी एन इकोसिस्टम इज ए नेचुरली अकरिंग असेंबलेज ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर विथ देयर इन्वायरमेंट फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सॉर्ट्स। देखो यहाँ पे इकोलॉजी या इकोसिस्टम के बारे में क्या बोला है कि नेचुरली अकर्ड, थोड़ा ध्यान से देखना अब इसको। सेकेंड क्या है कि द टर्म इकोसिस्टम फर्स्ट पॉइंट बाय ऑर्थर टेंसले। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 30 का क्या होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही, क्या है, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर मरीन लाइफ। समुद्री जीवन के लिए भोजन का प्राथमिक सोर्स क्या है। फोटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, सीवीड, ग्रास, क्या होगा जल्दी से बताइए। प्राइमरी सोर्स पूछ रहा है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर कीजिए, क्या होगा। देखो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ना, ये मेन सोर्स ऑफ फूड होते हैं समुद्र के अंदर। आपने ब्लू व्हेल मछली के बारे में भी सुना होगा, वो भी देखो एक बार में टन्स ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स को निगल जाते हैं। सीवीड आपको या ग्रासेस जो है ये तो दिखते हैं, लेकिन ये कहाँ दिखेंगे, बॉटम पे दिखेंगे। तो ये उसी उन जीवों के लिए होता है जो बिल्कुल ही गहराई में जाके सस्टेन कर पाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखिए। इन नाइट्रोजन साइकिल soil nitrates are transformed into free nitrogen by। नाइट्रोजन साइकिल में जो सॉइल नाइट्रोजन है उसको फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा बताइए। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, एमोनिफाइंग बैक्टीरिया, और बोथ ए एंड सी। क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। ध्यान से देखिएगा, ये इन्वायरमेंट के नाइट्रोजन को सॉइल में नहीं मिला रहा है, बल्कि सॉइल के नाइट्रोजन को इन्वायरमेंट में भेज रहा है। तो क्या होगा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ठीक है। नाइट्रीफाइंग इसमें तो यहां देखते हो अमोनिया बन जाता है, और ये सेम है। चलिए, आपको जो पल्सेस होते हैं ना उसके रूट्स में ये बैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जो नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट करके सॉइल में मिलाने वाला जो होता है ना, वो वहां पे आपको दिखेगा। द ड्राइविंग फोर्स ऑफ एन इकोसिस्टम इज। क्या होगा ड्राइविंग फोर्स, देखो ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, एनर्जी होता है। तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा इकोसिस्टम का, वही इसका ड्राइविंग फोर्स भी होगा। तो क्या होगा आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 33 का। बिल्कुल सही, सोलर एनर्जी, यही तो है ड्राइविंग फोर्स। इसके बिना लाइफ ही पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। आपको बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। इन चारों में से कोई एक पेयर ही है जो कि करेक्टली मैच, बताइए जल्दी से। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 34 का। देखो बायोस्फीयर की जो बात की गई है ना, यूडर्ड सोर्स, ये बिल्कुल करेक्टली मैच। इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी, ये दोनों जो है ना, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा दे दिया है मेरे ख्याल से। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा, मैं भी स्किप कर रहा हूं।
एक बार इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि इसमें से कौन सा सही से मैच है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 को देखिए। एज एन इकोसिस्टम वेटलैंड आर यूजफुल फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, फिर भी आंसर कीजिए इसका। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था आपको। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखो ये क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि जो वेटलैंड एरिया होता है ना, तो वेटलैंड एरिया में देखो जो फ्लड प्लेन्स आते हैं वो भी वेटलैंड के अंदर आ जाते हैं। तो क्या करता है, वो भी कंट्रोल करेगा, हैवी मेटल्स को भी एब्जॉर्ब करने का काम करता है। मैंने बोला था किडनी ऑफ इकोसिस्टम इसको बोला जाता है। चलिए, इकोसिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट है, देखिए। इकोसिस्टम comprises both biotic and abiotic component, and second है solar radiation is the main driving force of the ecosystem. थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि इकोसिस्टम इज अ क्लोज्ड सिस्टम, एंड फोर्थ है इकोसिस्टम डज नॉट हैव इट्स ओन प्रोडक्टिविटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसका क्या होगा। देखो ये तो बिल्कुल सही है कि इकोसिस्टम कंप्राइजेज बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपाउंड। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या होगा? 1 और 2 देखो इसका बिल्कुल करेक्ट है। इकोसिस्टम की बिल्कुल अपनी प्रोडक्टिविटी होगी, और इकोसिस्टम ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। जो एक्वेरियम हम घर में रखते हैं वो क्लोज सिस्टम होता है। सी हमारा जो है बहुत ही ओपन, एक ब्रॉड सेंस में हमें वहां देखने को मिलता है। बहुत अच्छे। चलिए इस सवाल को देखिए, एसर्शन रीजन का सवाल है। एसर्शन कह रहा है कि प्लांट्स आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि प्लांट को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहते हैं? देखो उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं ना, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये अपना खाना खुद बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। सेकेंड क्या है कि प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड देमसेल्व्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रीजन भी सही है और वो क्या कर रहा है, एक्सप्लेन भी सही से कर रहा है। तो बोथ आर करेक्ट है, और जो रीजन है वो एक्सप्लेन भी करेक्टली कर रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। both assertion and reason are true and reason is the correct explanation. ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। Which one of the following statement is not correct? इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा जा रहा है। पहला क्या है, इकोसिस्टम से स्ट्रक्चर, स्पीसीज, कंपोजिशन एंड फंक्शनिंग चेंजेस सीजनली बिटवीन ईयर्स। क्या ऐसा होता है कि इकोसिस्टम सीजनली चेंज हो जाता है? इकोसिस्टम के अंदर ऐसा आपको देखने को मिलता है क्या कुछ कि सीजनली वहां पे चेंजेस दिखने को मिल जाए, कि वो चेंज हो जाए पूरा का पूरा? सेकेंड क्या है कि नेचर हैज स्पेंट मिलियन ऑफ इयर्स टू डिफाइन ए स्टेबल इकोसिस्टम। देखो ये तो काफी हद तक ट्रू स्टेटमेंट है कि जो है बहुत लंबा टाइम लगता है किसी भी स्टेबल इकोसिस्टम को बनने में। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, बताइए जल्दी से 38 का क्या आंसर होगा। देखो ये जो है ये बिल्कुल सही है। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, हर एक सीजन पे थोड़ा सा वेरी करता है। इनकरेक्ट आपसे पूछा है, ये समझो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है स्टेबल इकोसिस्टम बनने में, ये भी सही है, बिल्कुल सही। क्या राइट आंसर होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखिए। Which one of the following does not promote stability of the ecosystem? इन चार में से क्या है जो कि स्टेबिलिटी को प्रमोट नहीं करेगा, इकोसिस्टम के स्टेबिलिटी को प्रमोट नहीं करेगा? और वो चीज क्या होगा बताइए जल्दी से। देखिए कहीं पे भी जो हम बोलते हैं ना कि पॉपुलेशन बर्स्ट हो जाए, जनसंख्या विस्फोट हो जाए, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, तो क्या होगा, वो पूरे के पूरे सिस्टम को बर्बाद कर देगा। और यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, इंक्रीज ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा तो इंसान क्या करेगा, सारे एनवायरमेंट का सत्यानाश कर देगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको?
डी, क्योंकि ये प्रमोट कहाँ करेगा, ये सस्टेनेबल थोड़ी करेगा, ये तो डिस्ट्रॉय कर देगा। हम इंसान जानवर से कम थोड़ी है, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं जो हमारे आसपास है। चलिए, एसर्शन रीजन का ये क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपके सेशन का। एसर्शन कहता है इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड पोल्स। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है इक्वेटर पे ज्यादा होगा, पोल्स पे कम होगा? बताइए क्या है, सही है गलत है? देखो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि देखो जब आप पोल्स के पास जाओगे तो जो सोलर इंसोलेशन है वो क्या है कि बहुत तिरछी हो जाती है, एनर्जी का स्कोप जो होता है बहुत कम हो जाता है। तो ये सर्सन तो बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया है कि इंसोलेशन रेपिडली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड पोल, यही तो मैंने बोला था अभी उसके रीजन में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ये थे आज के आपके सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल फिर आपसे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।